तो हम लोग पिछले क्लास में फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे और याद करो फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और फ्री रेडिकल में अंतिम जो लाइन हमने बताया था वो ये बताया था कि किसी भी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है कि बॉन्ड टूटने के बाद बना फ्री रेडिकल कितना स्टेबल होगा। याद है कि एग्जाम्पल हम लोग दिए थे, कौन सा एग्जाम्पल चर्चा किए थे कि एक जगह CH3H हो, एक जगह CH3CH2H हो और एक जगह अगर CH3CH CH3 ये H हो। इन लोगों में सभी जगह है तो कार्बन हाइड्रोजन का ही बॉन्ड, लेकिन फिर भी इनके बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। याद करो वैल्यू भी हम बताए थे। यहाँ वाला बॉन्ड एनर्जी 102 किलो कैलोरी पर मोल होता था, यह वाला जो बॉन्ड एनर्जी होता था वो 97 हुआ करता था, ये 94 हुआ करता था, 3 डिग्री वाले में 91 हुआ करता था। तो जो लाइन बॉन्ड एनर्जी पे बहुत क्वेश्चन पूछेगा बेटा, तो याद ये लाइन रखना है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के बाद बना फ्री रेडिकल अगर स्टेबल हो, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के बाद बना फ्री रेडिकल अगर स्टेबल हो तो उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने अगर रखा जाए, एक क्वेश्चन अगर हमारे सामने रखा जाए, देखना ध्यान देना, यह CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है। और फिर यहाँ पर एक जगह फिर से ध्यान देना, यह CH2 है और ये CH और फिर यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है और फिर यहाँ पर क्या है कि ये एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है। ध्यान देना हम लोग के सामने, यहाँ पर हम लोगों के सामने किया क्या है, या ये डबल बॉन्ड यहाँ हटा देते हैं बेटा, ये CH3 ये CH2 और यहाँ पर ये CH2 और ये H कर दो, ठीक है। ये H1 कर देते हैं, इसको H2 कर देते हैं, इसको H3 कर देते हैं। आपके सामने हमने 3 हाइड्रोजन ले लिया है, ध्यान देना। और क्वेश्चन ये रखा आपके सामने कि इन तीनों हाइड्रोजन में किसका बॉन्ड एनर्जी कम है और किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचना खुद से। देखो यहाँ पर H3 वाला बॉन्ड अगर टूटता है, H3 वाला बॉन्ड अगर टूटता है, इस बॉन्ड के टूटने के बाद जो फ्री रेडिकल बनेगा वह फ्री रेडिकल रेजोनेंस के द्वारा प्लस 2 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन भी है वहां स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। बीच वाला हाइड्रोजन अगर टूटता, ये H2 अगर टूटता है तो जो फ्री रेडिकल बनेगा, यह फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन 2 2 4 है, इंडक्टिव इफेक्ट भी दोनों तरफ से है और इसमें हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन मात्र 2 है। तो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस हो जाएगा वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ वाला फ्री रेडिकल, फिर यहाँ वाला फ्री रेडिकल, फिर यहाँ वाला फ्री रेडिकल। अरे बेटा फ्री रेडिकल स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, बॉन्ड एनर्जी का जो सीक्वेंस हो जाएगा वो सबसे ज्यादा H1 का, फिर उसके बाद H2 का और फिर H3 का बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको सीधे सीधे उसके टूटने के बाद बनने वाले फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। इसी तरह से कार्बेनायन में हम लोग एक चर्चा किए थे, याद करो कार्बेनायन में हम लोग चर्चा किए थे कि क्या चीज, कि किसी भी हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, उस हाइड्रोजन के कारण मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को हाइड्रोजन H+ हटने के बाद बनने वाले एनायन का स्टेबिलिटी देखना है। जैसे हम लोग के सामने पूछा जाए यही वाला क्वेश्चन हो, यही वाला क्वेश्चन अगर हमारे सामने दिया जाए, ये CH2H, यह CH2 और फिर यहाँ CH, ये H
और फिर यहाँ पर ये CH2 और फिर यहाँ पर ये CH और इससे लगा बेंजीन रिंग। यही क्वेश्चन, यही मॉलिक्यूल रहने दो। हम लोग से पूछे कि ये H1 H2 H3 में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन कम एसिडिक है। तो बेटा एसिडिक नेचर अगर देखना हो तो ये H+ को निकालो, कार्बन पर माइनस चार्ज डेवलप होने दो। H+ को रिमूव करो और वहां माइनस चार्ज डेवलप होने दो। देखना अगर मान लो ये H1 यहाँ, H2 यहाँ, H3 यहाँ से रिमूव कर दिए हम लोग और इन कार्बनों पर निगेटिव चार्ज अगर डेवलप होने दें, एक साथ नहीं बारी बारी से, एक बार वहां एक बार वहां एक बार वहां, तो फिर इनमें एनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करो। देखना बेटा यह एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यह एनायन जो बनेगा वह बेंजीन रिंग के रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। यह एनायन में इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है दोनों तरफ से, ये और ये। यह इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप एनायन को अनस्टेबल करेगा। अरे भाई वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो अनस्टेबल है और इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा। ये ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है और इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। ये यहां अगर एनायन बने और वहां हाइड्रोजन बचा रहे, सिर्फ एक एनायन यहां वाला हो, तो ये रिलेटिवली बीच वाले के तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप एक ही तरफ से है। ठीक है, तो अगर हमारा जो हाइड्रोजन जो पहले हमारा था वो हाइड्रोजनों में एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन यहां था, ये H1 था, ये H2 था, H3 था। अगर H1 H2 H3 में एसिडिक नेचर पूछा जाए, अगर H1 H2 H3 में एसिडिक नेचर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? H3, फिर कौन हो जाएगा? H1, फिर कौन हो जाएगा? H2। तो हाइड्रोजन का अगर एसिडिक कैरेक्टर अगर हम लोगों को कंपेयर करना है, then we will have to compare the stability of anions formed after removal of that hydrogen, and if we have to compare the bond energy of certain bonds, if we have to compare the bond energy of certain bonds, then we will have to compare the stability of free radicals formed after removal of that hydrogen or breaking of that carbon hydrogen bond. फाइन, तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल्स और कार्बेनायंस के बारे में। हम लोग जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम होता है कार्बीन। उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम है क्या चीज? कार्बीन्स। ये कार्बीन्स क्या होता है सुनते चलना सभी लोग ध्यान से। कार्बीन होता क्या है और कार्बीन कहते किसको हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। अरे बेटा कार्बीन जैसे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होते हैं, वैसे ही कुछ रिएक्शनों के दरमियान बीच में कार्बीन नाम का इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बीन दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, एक को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, और एक को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन क्या है, इनमें क्या अंतर है, गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है और कार्बन का दो बॉन्ड पेयर है, कार्बन के पास दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है बेटा, एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां है, दो जगह बॉन्ड है, ऑर्बिटल है। अब देखो अगर कार्बन का एक ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो और एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो, एक ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो और एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो, तो फिर ऐसा कार्बीन को हम लोग सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। और अगर कोई कार्बन हो, कार्बन के पास दो बॉन्ड पेयर हो और दो ऑर्बिटल जो है कार्बन का, उन दोनों ऑर्बिटल में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर इस तरह के कार्बीन को
हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन बोला करते हैं। ध्यान देना, ये सिंगलेट कार्बीन और ये ट्रिपलेट कार्बीन। कार्बीन में वैसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, ध्यान देना यहां पर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर कंप्लीट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp2 बोला करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अरे बेटा, यहां पर 2 ही बॉन्ड पेयर कंप्लीट होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp बोल देते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज याद करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एक लाइन याद करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या नाम बोले थे? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये पूरा नाम है हुंड्स रूल का। और हुंड्स रूल में स्टेटमेंट क्या था? हुंड्स रूल का स्टेटमेंट था कि किसी भी स्पीसीज का अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। क्या? स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते किसको है? अरे बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता था 2 इंटू समेशन ऑफ s प्लस 1, 2 इंटू समेशन ऑफ स्पिन प्लस 1। आप लोग जानते हो ना, क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन रहे तो प्लस हाफ s का वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज में रहे तो माइनस हाफ, उनका सम करना है। देखो, यहां पर हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका जो सम हो जाएगा वो तो 0 हो गया। तो ये 0 होने के कारण ये पूरा क्वांटिटी हमारा 0 हो गया, और ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया तो उसके कारण इसका वैल्यू आ गया 1। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू का तो फॉर्मूला वही रहेगा 2 इंटू समेशन ऑफ s प्लस 1। अरे बेटा, यहां पर इसका स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा प्लस हाफ, इसका भी स्पिन हो जाएगा प्लस हाफ। प्लस हाफ का समेशन किया, ऐड किया तो वो हो गया 1। तो अगर यहां समेशन ऑफ s के जगह रख दोगे तो ये 2 इंटू 1, ये पूरा वैल्यू 2 हो गया, और 2 में एक ऐड होने से ये वैल्यू इंक्रीज होकर आ जाएगा 3। हुंड्स रूल का स्टेटमेंट याद करो, क्या बोला था मैंने? कि मैंने नहीं, हुंड साहब ने ही कहा था कि जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है। इस आधार पर अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में जो हमारा सिंगलेट कार्बीन है और जो हमारा ट्रिपलेट कार्बीन है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, तो आप ही लोग बता सकते हो। अरे ये वाला कार्बीन जो हो जाता है ये मोर स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और ये वाला कार्बीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेस स्टेबल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कि ये कम स्टेबल है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा काम का हमको कंपेयर करना है, ध्यान देना। स्टेबिलिटी ही कंपेयर करना है डाई हेलो कार्बीन का। डाई हेलो माने इन दोनों वैलेंसी से हाइड्रोजन नहीं हेलोजन मौजूद होंगे। लेकिन उसके पहले एक बात और सुन, ये जो ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो कुछ राइटर लोग, कुछ किताब लिखने वाले लोग इसको कोल्ड कार्बीन लिखते हैं। स्टेबल, कम रिएक्टिव होने के कारण कोल्ड कार्बीन, और इसके ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको हॉट कार्बीन भी बोला जाता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखे ट्रीटेड विथ हॉट कार्बीन्स, तो आप समझना कि वहां सिंगलेट कार्बीन का चर्चा किया जा रहा है। शब्द याद रखना। अच्छा, आओ, हम बोल रहे थे कि हम लोग चल रहे हैं स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए डाई हेलो कार्बीन का। अरे बेटा, हम लोग चल रहे हैं किनका स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए? डाई हेलो कार्बीन। डाई हेलो कार्बीन। अगर सिंगलेट वाला डाई हेलो कार्बीन हो
तो ये CF2, CCl2, CBr2, CI2 ये होंगे। और हम लोग करते क्या है जानते हो, हम लोग करते ये हैं कि अगर हमको सिंगलेट कार्बीन दिखाना हो तो उनके कार्बन के पहले 2 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में, ऐसे ऊपर नीचे भी दिखाते हैं, जस्ट पहले भी दिखाते हैं। और यहां भी अगर हम लोगों को इसमें भी डाइहेलो कार्बीन दिखाना हो तो सबसे पहले CF2, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां पर जो हम लोग देंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक ही होगा, ये CCl2 दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, विच इज इंडिकेटिंग ट्रिपलेट कार्बीन। CBr2 और यहां भी दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, यहां CI2 दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में। अब हम लोग से पूछा गया है कि इनमें ये यहां से यहां तक स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा और इनमें यहां से यहां तक स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सुनो, ये कार्बन, ध्यान देते रहना, ये कार्बन से लगे हुए 2 फ्लोरीन और यहां वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहां वाला ऑर्बिटल खाली। कार्बन ने फ्लोरीन को दिया, उससे शिकायत किया कि यार एक तो मेरे पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये कार्बन का टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करो, ये कार्बन में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड के कारण 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के कारण 4 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर के कारण 2 और, हो गए 6। कार्बन ने कहा कि भाई, कार्बन ने फ्लोरीन को कहा कि एक तो मेरा ऑक्टेट ऐसे ही 2 कम है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, और ऊपर से आप इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो मेरी स्टेबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी आपके कारण। फ्लोरीन ने कहा कि कार्बन, हम इतने भी खराब नहीं हैं, अगर तुम चाहो तो मेरा फायदा उठा सकते हो। कार्बन ने पूछा वो कैसे, तो फ्लोरीन ने कहा कि हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 लोन पेयर है, अगर तुम कोई ऑर्बिटल खाली अवेलेबल करवाओ तो हम बैक बॉन्डिंग कर दें और बैक बॉन्डिंग के द्वारा तुम्हारा ऑक्टेट ही पूरा हो जाए। कार्बन ने कहा क्या ऐसा हो सकता है? फ्लोरीन ने कहा हाँ, क्यों नहीं, साइज बहुत छोटा है, बैक बॉन्डिंग बड़ा इफेक्टिव बनेगा, साइज छोटा होने से बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव बनेगा। तो ये फ्लोरीन ने, खाली ऑर्बिटल तो इसके पास था ही, फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर यहां बैक बॉन्डिंग कर दिया। अरे बेटा, बैक बॉन्डिंग होते ही कार्बन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये क्या हो जाएगा, काफी स्टेबल। तो टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन्स इन स्प्लिट फॉर्म, the CF2 carbene is most stable, followed by CCl2 carbene, then CBr2 carbene, and the least stable carbene is CI2 carbene. Now, ट्रिपलेट वालों का हालत सोचो। ट्रिपलेट वालों में क्या हुआ है कि यहां पर ऑर्बिटल खाली नहीं है। ट्रिपलेट कार्बीन में 1 इलेक्ट्रॉन यहां 1 इलेक्ट्रॉन यहां। ये कार्बन ने कहा कि भाई फ्लोरीन, तुम मेरे को लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर दो। फ्लोरीन ने कहा कि खाली ऑर्बिटल दो। कार्बन ने कहा कि वो तो नहीं है, खाली ऑर्बिटल तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 2 ऑर्बिटल है, दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन ने कहा कि ना, जब तक खाली ऑर्बिटल करवाएंगे तब तक हम बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो कार्बन ने कहा कि नहीं, तो बैक बॉन्डिंग तो हम नहीं ले सकते हैं। फिर फ्लोरीन ने कहा कि बैक बॉन्डिंग आप नहीं ले सकते हैं, मेरे इंडक्टिव इफेक्ट का भी असर आपको झेलना पड़ेगा। देखो यहां क्या होगा, फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग किया नहीं, इसके ऑक्टेट में कोई फायदा हुआ नहीं, ऑक्टेट अभी भी अनसेटिस्फाइड है। ऊपर से फ्लोरीन ने इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, तो कार्बन का एक तो ऐसे ही ऑक्टेट कम था, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया गया, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत 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 कम हो जाएगी।
तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होने के कारण डाई हेलो कार्बीन अगर ट्रिपलेट फॉर्म में हो तो फिर स्टेबिलिटी जो हो जाएगा उसका ज्यादा होगा जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। बोले तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा Ci2 कार्बीन, फिर CBr2 कार्बीन, फिर CCl2 कार्बीन, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। उम्मीद है आज सभी को समझ में आ गया होगा। डाई हेलो कार्बीन में ऑर्डर स्टेबिलिटी का कैसा होता है ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अरे बेटा यहां पर एक चीज और कंपेयर करना है। क्या चीज कंपेयर करना है? तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और यह बॉन्ड एंगल। सिंगलेट कार्बीन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, सिंगलेट कार्बीन में कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वह बॉन्ड लेंथ होता है 1.12 एंगस्ट्रम, और जो बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है वह बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री, 3 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। यहां पर कार्बीन में कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.03 एंगस्ट्रम, 1.03 एंगस्ट्रम, और जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है, यह बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है। कुछ राइटर लोगों ने 11-12 लिखने वाले अधिकतर राइटर लोगों ने इसका बॉन्ड एंगल लिख रखा है 180 डिग्री, लेकिन रेफरेंस किताबों के आधार पर पूरे ऑथोरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि किताबों ने इसका बॉन्ड एंगल 130 से 150 डिग्री दे रखा है। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वह 130 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के बीच में होता है। एक बात सुनना, अगर कहीं पर बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन हो तो ऑप्शंस देखोगे जो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन का होता है वो दिया रहता है, 109 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री ऐसा दिया रहेगा। तो वैसा अगर ऑप्शन हो जहां पर 180, 120, 109 ऐसे में अगर सेलेक्ट करना हो तो हम लोग 180 को ही टिक कर देंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में ये वैल्यू दिया रहे, साथ में 180 भी दिया रहे, तो फिर इसी को टिक किया करना। इसका हाइब्रिडाइजेशन 130 से 150 के बीच हुआ करता है। ठीक है, स्पष्ट मैं बोल रहा हूं, बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से फिर।